हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो यूनिट 1 है उसका जो इंट्रोडक्शन पेज है उसको लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और डिकोड करेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ सीरीज़ में ऐसे वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें कि पूरी ही एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम मेनली इस वीडियो में हम जस्ट यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जो इंट्रोडक्शन पेज है उसको पढ़ेंगे। बच्चों, हर एक बुक का जो फर्स्ट पेज है वो अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट पेज होता है। उसमें उस बुक के बारे में मेन डिटेल जो है वो दी हुई होती हैं, तो आपको उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जैसे हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी बायो है तो उसमें यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उसमें आपके चैप्टर आ जाते हैं, जैसे कि इसमें चैप्टर 1 है लिविंग बर्ड। ठीक है, चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पेज आ जाता है वो आ जाता है हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन पेज आ जाता है कि डाइवर्सिटी क्या होती है ना, इसके बारे में हम इस पेज में जानते हैं। और नेक्स्ट पेज में इसमें हमें एक साइंटिस्ट की बारे में बताया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। हर बार इनको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अर्नेस्ट मेयर के बारे में है ना, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको कहा जाता है। फिर इसमें हमारा जो चैप्टर 1 है लिविंग बर्ड वो स्टार्ट होता है। तो बच्चों, इस वाली वीडियो में ना हम चैप्टर 1 तो नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम यूनिट का जो इंट्रोडक्शन पेज है उसको स्टडी करेंगे। ये वाला पेज कंप्लीट हम देखेंगे कि इसमें क्या है, और नेक्स्ट हम अर्नेस्ट मेयर के बारे में भी इसी वीडियो में जान लेंगे कि आखिरकार ये साइंटिस्ट का क्या वर्क रहा है, क्या काम किया है इन्होंने। ठीक है, ये जानेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में ही चैप्टर जो 1 है लिविंग वर्ल्ड उसको हम डिटेल में एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसको डिकोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पेज। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो ये इंट्रोडक्शन पेज है इसमें सबसे पहले आ जाता है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये जो टॉपिक है, जो यूनिट का नाम है, इसी का क्या मीनिंग होता है। तो देखो, हमारे आसपास हम एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, है ना, लिविंग थिंग्स हम कितनी ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि हमने छोटी सी बटरफ्लाई से लेकर बड़े बड़े एलिफेंट तक देखते हैं हम आसपास में। ठीक है, तो देखो, इन्हीं एनिमल्स की, प्लांट की, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं उन्हीं को बोलते हैं, इनकी डाइवर्सिटी है ये। ठीक है, कितने डाइवर्स काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या कहती है, वो हमारी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन बता देती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन क्या है, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो फर्स्ट लाइन से ही यहाँ पे एनसीईआरटी ये बताती है कि जो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो बायोलॉजी एक साइंस है लाइफ फॉर्म की, लाइफ कितनी तरह की लाइफ जो है हमारे आसपास पाई जाती है, एंड लिविंग प्रोसेसेस की। लिविंग प्रोसेसेस जैसे कि हमारे अंदर एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, डाइजेशन होता है, तो वो एक प्रोसेसेस हैं। तो उनकी जो साइंस है उनकी स्टडी को कहते हैं हम बायोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम बायोलॉजी का नाम को हम डिवाइड करें, जैसे कि आपको इजी वे में समझना हो, तो ये देखो, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, या लोगस, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग, कोई भी चीज़ जो लिविंग है उसको बायो बोलेंगे। ठीक है, बायो रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो लिविंग थिंग की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमें क्या कहती है इसकी, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है ना, हमारे आसपास का जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत अमेजिंग डाइवर्सिटी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जाती है। ये लाइन का ये मतलब है ना, कितना अमेजिंग है। देखो, हम आसपास देखते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमें दिखते नहीं है, वहाँ से लेके फंजाई है, एल्गी है, प्लांट्स हैं। फिर हम एनिमल्स में भी देख लो तो कितनी तरह के फिशेस हैं, है ना, फिशेस हैं, ऑक्टोपस हैं, वेल है, शार्क है, कितनी तरह की डाइवर्सिटी है। तो ये हमें अमेजिंग डाइवर्सिटी के बारे में बताता है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, अर्ली मैन कुड easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms। ये लाइन क्या कहती है कि जो अर्ली मैन थे, जो हमारे एंसेस्टर रहे होंगे, पुराने जो हमारे एंसेस्टर रहे होंगे, वो क्या करते थे, वो इजीली बता देते थे कि उनको भी पता था, जो पहले वाले लोग थे उनको भी पता था कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है ना। तो वो इजीली बता देते थे कि अगर कोई पेड़ है या कोई इंसेक्ट है तो वो लिविंग है, और कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, या फिर कोई, हम नॉर्मली हम अगर अपने पेन की बात करें, है ना, मोबाइल फ़ोन की बात करें, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो पहले वाले आदमियों, उनको भी पता होता था, पहले वाले इंसानों को भी इजीली वो बता देते थे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, अर्ली मैन डेआइफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जैसे कि विंड, सी, फायर एक्सेट्रा, एंड सम अमंग द एनिमल एंड प्लांट्स। इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखो कि एक वर्ड आया है डीआईफाई, ये वाला वर्ड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की देवता मानकर हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो जो अर्ली मैन है वो क्या करता था, डीआईफाई करता था कि कुछ इनएनिमेट मैटर को, जैसे कि पानी को एज अ गोडेस समझ के पूजते थे, जैसे गंगा मैया है ना, पानी को एज अ गोडेस समझ के हम पूजते हैं। फिर हम पवन देव है ना, फायर अग्निदेव है ना। तो पहले वाले जो लोग थे वो इन सभी मैटर को, जो नॉन लिविंग होते थे ना, पानी है, सी है, या फिर विंड है, उनको एज अ गोडेस समझ के पूजते थे, डीआईफाई करते थे कि देवता समझ के उनकी पूजा करते थे। और कुछ
सम अमंग द एनिमल एंड प्लांट, और कुछ एनिमल्स को भी वो एज अ गॉड समझ के पूछते थे और प्लांट को भी एज अ गॉड समझ के पूछते हैं, जैसे कि बरगद के पेड़ को हम एज अ मतलब पूछते हैं। फिर एनिमल्स में भी हम कई एनिमल्स हैं, जैसे कि शेर है ना, एज अ मतलब हम नंदी है तो उनको हम उनकी हम पूजा करते हैं। तो अर्ली मैन वहाँ से ही इनकी डीआईफाई करके उनको पूछा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, A common feature of all such form of inanimate and animate object was the sense of awe and fear that they evoked. मेनली क्या फीचर होता था, कॉमन फीचर उस टाइम के लोग क्या समझते थे कि ये जो इनएनिमेट मैटर है ना, और ये जो एनिमेट मैटर है, जो नॉन लिविंग है और जो लिविंग मैटर है, उनसे उनको डर लगता था कई बार, कि वो डरते थे इन चीज़ों से और उनको आश्चर्य होता था, जैसे अग्नि है, फायर से उनको आश्चर्य होता था, तो इसी कारण वो उनकी पूजा करते थे। इनके पीछे जो कॉमन फीचर है इनकी पूजा करने का, वो था डर और आश्चर्य के कारण वो उनकी पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो मेन डिस्क्रिप्शन है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो बहुत टाइम बाद में जो है वो स्टार्ट हुआ है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन को इंक्लूड करके जो भी हमने स्टडी करी है, जो भी रिसर्च हुई है, वो बहुत ही टाइम बाद हुई है ह्यूमन हिस्ट्री में। क्योंकि पहले तो हम यही मानते थे कि ये देवी देवता हैं, ये कुछ हैं, डेटी की तरह उनको पूछते थे, लेकिन उनका जो मेन डिस्क्रिप्शन है, रिसर्च जो हुई है, वो बहुत टाइम बाद हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, सोसाइटीज विच indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि देखो बच्चों, हम अगर बायो को एज अ स्टडी करें कि हम ह्यूमन हैं, उन्हीं के फ़ायदे की जो चीज़ें हैं हम उन्हीं को स्टडी करें, तो उससे क्या होगा कि अगर हम ह्यूमन सेंटर्ड होके ही बायो की स्टडी करेंगे ना, तो उसका जो नॉलेज है ना, बायो का नॉलेज, वो लिमिटेड रह जाएगा, है ना, वो एक प्रॉपर नॉलेज हमें समझ नहीं आएगा। हमें हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग समझ के उनको स्टडी करना है। लेकिन हम पहले क्या करते थे कि सिर्फ जो ह्यूमन के फ़ायदे वाले ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं के बेस पे हम ह्यूमन सेंटर्ड होकर हम उनको स्टडी करते थे। तो इसी वजह से कई सालों तक बायो का जो है वो उतना लिमिटेड, मतलब बायो का जो है वो लिमिटेड प्रोग्रेस हुई है उस वजह से। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस लाइन में आपको एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये वाला वर्ड। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं। देखो बच्चों, एंथ्रोपोसेंट्रिक में देखो, एंथ्रो जो वर्ड है उसका मतलब होता है ह्यूमन, और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर्ड, मतलब ह्यूमन को एज अ सेंटर मान के हम बाकी चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस लाइन में क्या कहते हैं कि सोसाइटी जो कि इंडल्ज थी, जो ये मानती थी कि हम इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, कि हम ह्यूमन को ही लेके हम बायो की स्टडी करेंगे, तो उससे क्या हुआ, कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। उसकी वजह से बायोलॉजी के नॉलेज में हमें लिमिटेड प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारी, सिस्टेमेटिक एंड मोन्यूमेंटल description of life form brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखने हैं। मेनली ये जो तीन वर्ड हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेन वर्ड यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब, इस पूरी लाइन का क्या मीनिंग है, देखो, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक मतलब एक बहुत ही सिस्टेमेटिक वे में। अब देखो, हम पहले एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच अपना रहे थे कि जो ह्यूमन के फ़ायदे की चीज़ें हम उन्हीं को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने बाद में ये सोचा कि नहीं, ऐसे तो हमारी लिमिटेड रिसर्च ही होगी, प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी। तो हमने फिर बाद में क्या किया, एक सिस्टेमेटिक वे बनाया, कि एक सिस्टेमेटिक वे में, और एंड मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंटल का क्या मतलब होता है, एक बहुत बड़े तौर पे, है ना, कि एक बहुत बड़े तौर पे हमने जब रिसर्च करी, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म कि सिस्टेमेटिक वे में और एक बड़े तौर पे हम जब डिस्क्रिप्शन करेंगे लाइफ फॉर्म की, तो उसके लिए हमें एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, है ना। तो हमें एक आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम, कि हमें एक डिटेल्ड सिस्टम चाहिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। देखो बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे आसपास कितने ज़्यादा प्लांट है ना, मैंगो का प्लांट है, फिर अलग अलग प्लांट है ना, अनार का है, सेब है, या कुछ भी है ना, अलग अलग प्लांट है। अब मुझे उनको पहले मेरे को नाम देना है और उनको क्लासीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखा मैंने कि ये सारे प्लांट हैं, मैंने उनको आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्लांट, उन तीनों में से एक प्लांट को आइडेंटिफाई किया कि पर्टिकुलर जो प्लांट है ये क्या है, मैंगो का प्लांट है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसको मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने क्या किया, उसको नोमेनक्लेचर, एक नाम दे दी, वो भी मैंने एक साइंटिफिक नाम जब दूंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने उसको फिर एक नाम दिया, मैंगीफेरा इंडिका, एक साइंटिफिक नाम दे दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उसको क्लासीफाई किया। अच्छा ठीक है, ये प्लांट है तो इसको मैं प्लांट किंगडम में रखती हूँ, है ना, अलग अलग किंगडम, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई का अलग आ जाता है, प्लांट अलग आ जाते हैं, हमारे जो एनिमल हैं वो अलग आ जाते हैं। तो फिर मैंने देखा ये मैंगो है, उसका नाम दे दिया मैंगीफेरा इंडिका, और फिर मैंने उसको एक क्लासीफाई कर दिया कि इस प्लांट किंगडम में इसको मैं रखती हूँ। तो ये एक शॉर्ट सा एक ओवरव्यू है ऊपर से कि हम कैसे इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, ये हमने फिर बाद में अप्रोच अपनाई है। ठीक है, तो देखो कि हमने एक सिस्टमेटिक वे में, एक मोन्यूमेंटल वे में हमने क्या किया, सारी लाइफ फॉर्म की डिस्क्रिप्शन की, और उसके लिए हमने एक अप्रोच अपनाई जिसमें कि हमने तीन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए। नंबर 1 पहले हमने आइडेंटिफिकेशन करी, नंबर 2 हमने उनको नाम दे दिया, नंबर 3 हमने उनको क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन आ जाती है, द बिगेस्ट spin off such study was the recognition of the sharing of similarities among living organism both horizontally and vertically। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि सबसे बड़ा जो स्पिन आया ना स्टडी में, तो हमने एक चीज़ हमने देखी कि
जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने एक चीज़ देखी कि ये जो मैंगो का प्लांट है, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे थे, तो ये कुछ सिमिलैरिटी दिखा रहा है जो एंसेस्टर में जो पहले प्लांट थे उनके साथ में भी, और साथ में जो अब के प्लांट है उनके बीच में भी ये सिमिलैरिटी बता रहा है। फॉर एग्जांपल मैंगो की ही कितनी वैरायटी होती है ना, तो मैंगो एक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम दशहरी आम देखते हैं ना, अलग अलग तरह के और भी आम होते हैं, अलग अलग तरह के आम देखते हैं। तो ये जो हमने प्लांट आइडेंटिफाई किया है वो और प्लांट के साथ भी सिमिलैरिटी बता रहा था, और साथ में जो इसके पूर्वज थे उनके साथ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले अलग तरह के प्लांट हुआ करते थे ना, उनके साथ भी इसकी कुछ सिमिलैरिटी थी। तो इसको हम बोलते हैं कि, तो एक बहुत बड़ा स्पिन आया ये कि जब हमने ये स्टडी किया तो हमने ये देखा कि जो ये प्लांट थे वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सिमिलैरिटी शो कर रहे थे अपने एंसेस्टर के साथ भी, और साथ में जो इस टाइम पे प्लांट है उनके साथ भी, है ना। तो इसको हम हॉरिजॉन्टली और जो वर्टिकली है, इसको ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको जानते हैं ये क्या है। देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टली का मतलब है जैसे कि हम ह्यूमन हैं, एक ह्यूमन है और वो दूसरा ह्यूमन है ना, मेरे जो रिलेटिव्स होंगे या पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो वो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो करती है कि नहीं करती है? करती है ना, शो कि एक ह्यूमन जो है वो दूसरे ह्यूमन की तरह दिखता है, उसके हाथ पैर, उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो ये हॉरिजॉन्टली सिमिलरिटी शो हो रही है, ठीक है। वर्टिकली का क्या मतलब होता है? ये हॉरिजॉन्टली हो गया। अब वर्टिकली का क्या मतलब है कि जैसे कि पूर्वज थे हमारे, है ना, जैसे कि पापा हो गए, है ना, उनके बच्चे होंगे, ठीक है, उनके बच्चे होंगे, है ना। तो ये जो सिमिलरिटी शो करती है, ये बच्चों के बीच में आपस में जो सिमिलरिटी शो करती है, फैमिली मेंबर है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो एंसेस्टर हम सोचते थे कि बंदर हैं, ठीक है, तो बंदर जो है वो और हम एक दूसरे के साथ सिमिलर है ना, तो ये वर्टिकल सिमिलरिटी होगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है कवर, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, that all present day living organisms are related to each other and also to organisms that ever lived on this earth was revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। अब इसका क्या मतलब है कि जो प्रेजेंट डे के लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि जो प्रेजेंट डे के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, और ऑल्सो ये जो रिलेटेड हैं जो कि पहले लोग रहते थे यहाँ पे उनके साथ भी ये रिलेटेड है, लिव्ड ऑन अर्थ। इसकी वजह से हमने क्या जाना कि वो रेवलेशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चर मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमने ये देखा कि हम जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। तो मतलब हम जो हैं बंदरों के साथ भी रिलेटेड हैं, है ना। तो बंदर जो हैं आगे हम देखा जाए तो हम अगर इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि जैसे कि एम्फीबियन आए, रेप्टाइल्स आए, एप्स आए, है ना, एप्स आए, फिर ह्यूमन्स आए, तो ये सब क्या है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर हम एक ही को बचाने की बात करेंगे तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हमें एक के साथ अदर स्पीशीज़ को भी बचाना है। तो जब हमने ये जाना तो हमें पता चला कि हमें इस सारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की नीड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनकी कंजर्वेशन करनी पड़ेगी हमें, तभी हम अपनी कल्चरल मूवमेंट को, अपनी जो खुद को भी हम तभी बचा पाएंगे। ह्यूमंस भी तभी हैं, फॉर एग्जांपल अदर ऑर्गेनिज्म है तभी हम हैं। पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे, है ना। अगर और ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो फूड चेन कैसे चलेगी। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर हम खुद को अगर हम अपने उसको देखें कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें और ऑर्गेनिज्म को भी कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारी जो कल्चरल मूवमेंट है वो जिंदा रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, ये समझ आ गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या है, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट फ्रॉम अ टेक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव। इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे आने वाले चैप्टर हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो चैप्टर हैं उनमें हम यही स्टडी करेंगे। हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, हम किसी क्लासिफिकेशन करेंगे, एनिमल की को क्लासीफाई करेंगे, प्लांट को क्लासीफाई करेंगे फ्रॉम अ टेक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव। टेक्सोनोमी का मतलब वही होता है कि पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसको एक नाम देंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर हम उसको क्लासीफाई कर देंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो टेक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव से हम इन सभी एनिमल और प्लांट को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे आने वाले चैप्टरों में, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट है वो सारा इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये पूरा जो इंट्रोडक्शन पेज था उसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात अपने क्या याद रखनी है, मेनली जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये आपको टर्म एकदम आनी चाहिए, ये तीनों टर्म आपको आनी चाहिए। फिर आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हमारी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू क्या है, इसका क्या मतलब होता है कि ह्यूमन सेंटर्ड जो व्यू है, ठीक है। फिर आपको एक याद रखना है कि टेक्सोनोमी क्या होती है ना, टेक्सोनोमी वही पहले हम उनको टेक्सोनोमी मतलब पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर हम उसको नाम दे रहे हैं और फिर उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे पेज का एक सार जो है वो ये हो जाता है कि हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हमारा पेज है, इसमें काफ़ी है, बहुत लंबी वीडियो होगी है नहीं तो। नेक्स्ट हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर जो है उनका बर्थ जो हुआ था 1904 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2004 में हुई थी। मतलब इनकी जो एज थी वो टोटली जो है 100 एज तक ये जिए थे, ठीक है। तो इसमें हमने मेनली क्या पढ़ना है कि जो अर्नेस्ट मेयर जो साइंटिस्ट है वो बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी। अर्नेस्ट मेयर का जो जन्म है वो कैम्पटन में हुआ था 5 जुलाई 1904 में, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट।
अर्नेस्ट मेयर कौन थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किनको कहा जाता है। तो कौन है ये? अर्नेस्ट मेयर वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ये जो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर, ये 100 जो टॉप साइंटिस्ट हैं ना, ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनमें इनका नाम आता है, ठीक है। मेयर ज्वाइन हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953। अर्नेस्ट मेयर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया था, किसका? आर्ट्स और साइंस का, 1953 में। और ये कब रिटायर हुए थे? 1975 में यहाँ से रिटायर हुए थे। और इनको इसके बाद एक टाइटल भी मिला था, अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइटस। इनको रिटायर होने के बाद एक टाइटल मिला था जिसका नाम है अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइटस। जो ये एमेराइटस का टाइटल है, ये रिटायर होने के बाद मिलता है, ठीक है। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर, पूरे इनके जो 80 साल का जो करियर है उसमें इन्होंने क्या रिसर्च करी थी? हिज रिसर्च स्पेंड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी करना, ठीक है। फिर आ जाता है टैक्सोनमी। इन्होंने क्या रिसर्च करी थी? किस पे रिसर्च करी थी? तो ऑर्निथोलॉजी पे रिसर्च करी थी। टैक्सोनमी पे रिसर्च करती, वही टैक्सोनमी है ना, कि हम पहले उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर नाम दे रहे हैं, फिर हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना। फिर हमने जू जियोग्राफी, मतलब इन्होंने इस पे भी रिसर्च करी थी, जू जियोग्राफी पे भी इन्होंने रिसर्च करी थी। इसका क्या मतलब होता है? जू मतलब एनिमल, जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी हम भूगोल जिसको बोलते हैं ना, तो एनिमल जो है वो कहाँ पे रहते हैं उन पे स्टडी किया था। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कंगारू है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, है ना। तो इस पे स्टडी किया था कि एक पर्टिकुलर एनिमल कहाँ पे पाया जाता है, उस पर भी इन्होंने रिसर्च करी थी। इवोल्यूशन पे रिसर्च इन्होंने करी थी। सिस्टेमैटिक्स पे इन्होंने रिसर्च करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनमी एंड सिस्टेमैटिक्स। देखो बच्चों, टैक्सोनमी में तो हम सीधा उनको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं और क्लासीफाई कर रहे हैं। लेकिन सिस्टेमैटिक्स में हम उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ऐड कर देते हैं। जब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। तो इस पर भी इन्होंने रिसर्च करी थी। साथ में एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, कि बायो की क्या हिस्ट्री रही है, क्या फिलोसफी रही है, उसके बारे में भी इन्होंने रिसर्च करा था, ठीक है। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज़ टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने क्या कहा था कि जो स्पीशीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ है, इन्होंने ये क्वेश्चन किया था। फिर इन्होंने ये कहा था कि एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ, मतलब एक ही स्पीशीज़ के बीच में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, तो ये क्वेश्चन भी इन्होंने पुट किया था। तो इन्होंने सिंगल हैंडली एक क्वेश्चन किया था कि कैसे स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है और कैसे जो स्पीशीज़ हैं वो उनके बीच में जो है वो डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये इन्होंने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। जो कि आजकल जो हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसका एक मेन मतलब, अभी तो हम रिसर्च करते हैं बट जो मेन आइडिया था वो इन्होंने दे दिया था पहले से, ठीक है। ही ऑल्सो पायोनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। जो डेफिनेशन दी थी ना बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, तो जो स्टार्टिंग में इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, जो पायोनियर है ये, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के पायोनियर कौन है? हमारे अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टार्टिंग में इनकी जो डेफिनेशन है वो इन्होंने दी थी। फिर आ जाता है मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो जो अर्नेस्ट मेयर इतने महान साइंटिस्ट हैं, तो इनको एक बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज़ मिला है जिसको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मतलब कि बायोलॉजी में 3 प्राइज़ मिलते हैं, तो तीनों प्राइज़ से जो नवाजे गए हैं, जिनको तीनों प्राइज़ मिले हैं, वो कौन है? अर्नेस्ट मेयर। तो जैसे कि इनको कौन कौन सा प्राइज़ मिला है? एक तो बाल्जन प्राइज़ 1983 में इनको बाल्जन प्राइज़ मिला है। फिर इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में इनको ये मिला है। फिर क्रैफोर्ड प्राइज़ इन 1999 में इनको क्रैफोर्ड प्राइज़ मिला है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन। ये ट्रिपल तीनों प्राइज़ जिनको मिले हैं वो कौन है? हमारे अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। और इनकी जो डेथ हो जाती है 100 साल के बाद 2004 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आपको याद रखने हैं। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी हैं, इन्होंने टैक्सोनॉमी सिस्टेमेटिक्स पे रिसर्च करी है। अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइट्स, इनको ये टाइटल मिला है। और साथ में इनको ट्रिपल क्राउन से भी नवाजा गया है। ट्रिपल क्राउन में कौन कौन से प्राइज़ आ जाते हैं? बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी आ जाता है और क्रैफोर्ड प्राइज़ आ जाता है, ठीक है। और ये मेनली 100 साल तक जिए थे, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका कंप्लीट अर्नेस्ट मेयर के बारे में, ठीक है। अब जो इसमें हम इस वाली वीडियो को तो यहीं पे ओवर करते हैं, काफ़ी हो गया इसमें। नेक्स्ट हम वीडियो में जो चैप्टर 1 है ना उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।